के 15 जिलों में भी भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहर बरपाने के बाद बादल अब तेलंगाना में बरसने वाले हैं। जिन 15 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है उनमें हैदराबाद, खम्मम, महबूबनगर और नारायणपेट शामिल हैं। इनके अलावा रंगारेड्डी, कामारेड्डी, नल्लागोंडा और मल्कार्जुनी का नाम भी शामिल है भारी बारिश वाले इलाकों में। और मौसम विभाग ने तो ये भी कहा है कि अलर्ट में जो बताया गया है उससे ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं और राज्य पर अगले 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं, यानी जितना अंदाजा लगाया गया है उससे भी बुरे हालात होने का खतरा बना हुआ है। बताया गया कि कुछ जगहों पर रात से ही बादल बरसने लगेंगे जो आने वाले 2 दिनों में खतरनाक रूप ले सकते हैं, इसलिए लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। मतलब ये साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद अब तेलंगाना में मौसम बिगड़ने वाला है और मौसम विभाग ने राज्य के 15 जिलों में भी भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है और येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहर बरपाने के बाद बादल अब तेलंगाना में बरसने वाले हैं। जिन 15 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है उनमें हैदराबाद, खम्मम, महबूबनगर और नारायणपेट शामिल हैं। इनके अलावा रंगारेड्डी, कामारेड्डी, नलगोंडा और मल्कागिरी के नाम भी शामिल हैं और इन इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अलर्ट में जो बताया गया है उससे भी ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं और राज्य पर अगले 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं, यानी जितना अंदाजा लगाया गया है उससे भी ज्यादा बुरे हालात बन सकते हैं। और यह भी बताया गया है कि कुछ जगहों पर रात से ही बादल बरसने लगेंगे जो आने वाले 2 दिनों में खतरनाक रूप ले सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने भारी दबाव की वजह से आंध्र प्रदेश के चित्तूर, नेल्लोर और कड़पा सहित कई जिले भारी बारिश और चक्रवाती तूफान की चपेट में आ गए, जिससे बड़े इलाके में बाढ़ आ गई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तो भारी बारिश और तूफान कहर बन गया, जिसकी कई भयावह तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक चित्तूर के तिरुचनूर गांव की है, जहां स्वर्णमुखी नदी के पास की एक बिल्डिंग चंद सेकंड में नदी में समा गई। पास की बिल्डिंग को जलमग्न होता देख चश्मदीदों की चीखें निकल पड़ी। मजबूत बिल्डिंग को निगल लेने वाली धारा ने जब तिरुपति के पास एक गांव का रुख किया तो 2 महिलाएं इसके तेज बहाव की चपेट में आ गईं। पानी की तेज धारा के साथ बही एक महिला को स्थानीय लोगों ने गहरे गड्ढे में गिरने से ठीक पहले रस्सियों की मदद से पकड़ लिया। जान जोखिम में डालकर कुछ लोगों ने इस महिला को बचा लिया, जबकि एक और महिला पानी के साथ बहकर आए पेड़ और झाड़ियों के सहारे खुद को बचाने में सफल रही। लेकिन जब तबाही आती है तो लाख कोशिश के बावजूद हर किसी को बचाना मुमकिन नहीं होता। तिरुपति में बाढ़ और पानी के तेज बहाव से जिस तरह की प्रलय आई उसकी मार बेजुबान जानवर नहीं झेल पाए और रिहायशी इलाकों से निचले इलाकों की तरफ जाने वाली तेज धारा ने सड़क को नदी में बदला तो अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों को भी बहा ले गई। प्रलय की इन तस्वीरों का वीडियो बनाने वाले लोग बेबसी से उन्हें देखते रह गए। भारी बारिश का असर रिहायशी के साथ ही जंगली इलाकों में भी नजर आया, जहां निचले इलाके में पानी भरने की वजह से कई हिरण जान बचाने के लिए सड़कों के किनारे आ गए। भारी बारिश की वजह से तिरुपति के निचले इलाकों में तो पानी भरा ही, साथ ही नदियां और तमाम झील झरने भी उफान पर दिखे और पहाड़ियों का मलबा जगह जगह सड़कों पर गिर गया। ऐसे में तिरुपति की जिन सड़कों पर पानी का कब्जा नहीं हुआ वो मलबे की वजह से थम गई और जहां पानी ने अपनी राह बनाई वहां तीर्थयात्री फंस गए। हालांकि प्रशासन की मदद से स्थानीय लोगों ने तालाब बन चुकी सड़कों पर फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मूसलाधार बारिश के असर से प्राचीन मंदिर तिरुपति बालाजी भी नहीं बचा। शहर का बाढ़ जैसा हाल होने और मंदिर में पानी घुस जाने के बाद श्रद्धालुओं के लिए घाट रोड और पैदल ऊपर जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। जाहिर है हालात सामान्य नहीं रहे और घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया। इसे देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 2 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया और सरकार के इस ऐलान की वजह चित्तूर से आई दिल झकझोर देने वाली इन तस्वीरों में दिखी, जिसमें स्कूली बच्चों की एक बस पानी भरे अंडरपास में फंस गई। करीब 30 बच्चों की जान खतरे में पड़ी तो हाहाकार मच गया और प्रशासन ने पुलिस के साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव के काम में पूरी ताकत झोंक दी। बच्चों को बचाने के बाद बस को भी अंडरपास से बाहर निकाल लिया गया। इसी तरह कड़पा के रामापुरम में सड़क पर बहने वाली तेज धारा की चपेट में आने से एक बस बह गई, जबकि 2 बसें बीच सड़क पर फंस गईं।
इन बसों में सवार 40 से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए प्रशासन की मदद का इंतजार करते रहे। जान बचाने के लिए कुछ लोग बस की छत पर चढ़ गए। कड़पा में ही एक जगह कई गाड़ियां कागज की नावों की तरह पानी में बहती दिखी। हालांकि ऐसी तबाही के बावजूद कुछ लोग सड़कों पर जमा पानी में वॉलीबॉल भी खेलने पहुंच गए। लेकिन आंध्र प्रदेश से आने वाली हर तस्वीर से यह साफ है कि हालात बेहद भयावह हैं। कई जगहों पर लोगों की जान बचाने के लिए वायुसेना तक की मदद लेने की नौबत आ गई। अनंतपुर में पानी में फंसे कुछ लोगों को बचाने की उम्मीद जब खत्म होने लगी तो फौरन आसमान पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा और रस्सी के सहारे पानी में फंसे लोगों को बचाया गया। इसी तरह पास के ही एक और इलाके में जब नदी का पानी मोहल्लों में कमर से ऊपर तक आ गया तो पुलिस वाले घर घर जाकर लोगों को सुरक्षित निकालते दिखे। एक जगह तो पुलिस वाले कुछ दिनों के एक बच्चे को सुरक्षित ठिकाने की तरफ ले जाते दिखे। और गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर केंद्रीय एजेंसी डीआरआई ने एक जहाज को पकड़ा जो पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई जा रहा था। इस जहाज को इसलिए रोका गया क्योंकि जांच करने पर उसमें रखे 7 कंटेनर में रेडियो एक्टिव पदार्थ होने की जानकारी मिली। इतनी भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरे कंटेनर जब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचे तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। हालांकि पोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई कि उस जहाज में रखा सामान कराची से सीधे शंघाई भेजा जा रहा था, न कि भारत के किसी बंदरगाह पर उसे उतरना था। लेकिन बड़ी तादाद में रेडियो एक्टिव पदार्थ की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने उसे जांच के लिए मुंद्रा पोर्ट पर ही रोक दिया और उसमें रखे कंटेनर भी उतरवा दिए। असल में डीआरआई के अधिकारियों ने शक के आधार पर उस जहाज की जांच की जिसमें उन्हें ये चौंकाने वाली बात पता चली। और रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरे इस जहाज को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ा गया। केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई ने इस जहाज को पकड़ा जो पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई जा रहा था। इस जहाज को इसलिए रोका गया क्योंकि जांच करने पर उसमें रखे 7 कंटेनर में रेडियो एक्टिव पदार्थ होने की जानकारी मिली और इतनी भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ से भरे कंटेनर जब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचे तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। हालांकि पोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई कि उस जहाज में रखा सामान कराची से सीधे शंघाई भेजा जा रहा था, न कि भारत के किसी बंदरगाह पर उसे उतरना था। लेकिन बड़ी तादाद में रेडियो एक्टिव पदार्थ की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों के होश भी उड़ गए और उसे जांच के लिए रोक दिया गया और उसमें रखे कंटेनर भी उतरवा दिए गए। असल में डीआरआई के अधिकारियों ने एक शक के आधार पर उस जहाज को जांच के लिए उतारा जिसमें उन्हें ये चौंकाने वाली बात पता चली। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर शरणार्थियों के मचाए बवाल के बीच 30 देशों की सेनाओं के गठबंधन नेटो ने अपने सदस्य पोलैंड के यहां मिलिट्री ड्रिल की। इस एक्सरसाइज के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, क्रोएशिया और रोमानिया ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर अपनी ताकत की नुमाइश की। जिसकी सामने आई तस्वीरों में 5 देशों की सेनाएं टैंकों से धड़ाधड़ ऐसे गोले दागती नजर आईं मानो वाकई जंग छिड़ ही गई हो। अपनी ताकत आजमाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिकों का जत्था मिलिट्री बेस पर पहुंचा और तुरंत सभी जवानों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद तो तेजी से दौड़ते भारी भरकम टैंकों ने वहां इतने निशाने लगाए कि शोर ने वीरान मैदान में पसरे सन्नाटे को चीर दिया। माना जा रहा है कि नेटो ने पोलैंड में ड्रिल करके एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। पहला तो उसने बेलारूस को अपनी हद में रहने के लिए चेताया और साथ ही रूस को भी चेतावनी दे दी, जो कि बेलारूस का दोस्त भी है और खबर है कि वो अब पोलैंड के दूसरे पड़ोसी यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश में है। एडवोकेट जनरल के मुद्दे पर एक बार फिर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सामने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को झुकना पड़ा। सिद्धू के करीबी और पसंदीदा एडवोकेट दीपेंद्र सिंह पटिवाला को राज्य का नया एडवोकेट जनरल बनाया गया है और इससे पहले भी सिद्धू इन्हीं को ये पद दिलवाना चाह रहे थे, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने उनकी बात नहीं मानी थी, जिसके बाद सिद्धू नाराज हो गए थे और लंबी खींचतान के बाद चन्नी के नियुक्त किए गए एडवोकेट जनरल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार के मधुबनी में झंझारपुर कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार से मारपीट पर वकीलों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। आरोप है कि घोघरडीहा थाने के एसएचओ गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु शर्मा नाम के सब इंस्पेक्टर ने जज के चेंबर में उनके साथ मारपीट की, जिन्हें उनसे बचाने के लिए उस समय कोर्ट में मौजूद वकील और दूसरे कर्मचारी जज के चेंबर की तरफ भागे। ऐसे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार के चेंबर के अंदर और बाहर भीड़ जुट गई। बताया गया कि कोर्ट में वक्त पर नहीं पहुंचने पर जज ने दोनों पुलिस वालों को फटकार लगाई तो वो दोनों जज से उलझ गए। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु शर्मा ने उन पर पिस्तौल तान दी और एसएचओ गोपाल कृष्ण ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद एसआई और एसएचओ दोनों को कोर्ट के कर्मचारियों ने पकड़ लिया। जज साहब थर-थर कांप रहे हैं,
और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी समेत पुलिस के कुछ दूसरे अफसर वहां पहुंचे और एसएचओ गोपाल कृष्ण और एसआई अभिमन्यु शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को फौरन गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था के बहाने निशाना साधा। उधर पटना हाईकोर्ट ने भी जज के साथ हुई वारदात को गंभीरता से लिया। इस मारपीट के दौरान जज को हल्की चोटें भी आईं। लिहाजा हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेज दिया। गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के एसपी से भी पटना हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया। साथ ही अदालत ने बिहार के डीजीपी को 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश भी दिया। यह एक्शन हाईकोर्ट ने मधुबनी के डिस्ट्रिक्ट जज की सूचना पर लिया। वहीं वकील इस मामले में जिले के एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गहलोत मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने तीनों के इस्तीफे देने का ऐलान किया है। जल्द ही राज्य में मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है और पहले से ही कुछ मंत्रियों के इस्तीफे की अटकलें भी थी। गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी और रघु शर्मा जी, तीनों के तीनों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके मंत्री पद से छोड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है और कांग्रेस पार्टी इन लोगों का सम्मान करती है और ऐसे होनहार लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहा गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। खबर है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर पहले जैसी स्थिति बनाने पर सहमति बन गई है और दोनों देश अपनी सेनाएं एलएसी से पीछे हटाने के लिए तैयार हो गए। इस सहमति के बाद उम्मीद जताई गई कि अगले साल मई तक दोनों देशों की सेनाएं पुरानी स्थिति में अपनी जगह लौट आएंगी। एलएसी से पीछे हटने का काम 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में दोनों देश अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और बड़े हथियारों को हटाएंगे, जबकि दूसरे चरण में पैंगोंग झील के हिस्से से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी और चीन की सेना फिंगर 8 इलाके से पीछे अपनी पुरानी जगह पर लौट जाएगी। तीसरे और आखिरी चरण में दोनों देश की सेनाएं बाकी इलाकों से पीछे हटते हुए अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया में 5-6 महीने का वक्त लग सकता है, इसलिए मई 2022 तक एलएसी पर तनाव खत्म होने की उम्मीद है। एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, यानी अब वो आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। एबी डिविलियर्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए आखिरी मैच 2018 में खेला था। उनके संन्यास लेने पर विराट कोहली ने दुख जताया, लेकिन उन पर गर्व भी होने की बात कही। एबी डिविलियर्स आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम में कोहली की कप्तानी में ही खेले थे। प्रियंका गांधी अपने लखनऊ दौरे में यहियागंज गुरुद्वारे पहुंची, जहां उन्होंने गुरुपर्व के मौके पर मत्था टेका। यूरोप के देश स्लोवाकिया में कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगवाने वालों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। एक तरह से ये वैक्सीन न लगाने वालों के लिए वहां लॉकडाउन जैसे हालात होंगे, क्योंकि वहां पिछले 24 घंटों में 7,616 नए केस सामने आए हैं। यूपी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की जमीनी हकीकत जानने की मुहिम तेज कर दी। इस सिलसिले में प्रशासन की एक टीम हरदोई के एक गांव पहुंची, जहां उसने ये जानने की कोशिश की कि राज्य के बाहर से आए कितने लोगों को इस योजना से फायदा मिल रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देश का कोई भी कार्ड धारक किसी भी राज्य में सरकारी दुकान से राशन ले सकता है। यही वहाँ लेते थे पानीपत में राशन, अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी वही चीज मिलती है। प्रशासन का दावा है कि दूसरे राज्यों से यूपी आए हजारों लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। अब तक 12,883 लोग ऐसे रहे हैं जो दूसरे प्रदेश से आकर के उत्तर प्रदेश में उनको उसी कार्ड पर राशन प्राप्त हुआ है। और अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला बनेंगी वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने इलाज के लिए अगले कुछ दिनों तक मौजूद नहीं होंगे, इसलिए वो अपनी सभी शक्तियां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रांसफर करेंगे ताकि देश का कामकाज संभालने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। खबर है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद का कामकाज कमला हैरिस अपने दफ्तर से ही करेंगी। वहां के 250 साल के इतिहास में आज तक किसी भी महिला ने देश की कमान नहीं संभाली है। कोरोना के खतरे के बावजूद देश के अलग अलग इलाकों में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार गंगा नदी के घाट पर लोग पूजा पाठ करने इकट्ठा हुए। तरह का जरा भी ख्याल नहीं रहा। वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तो सिरे से खारिज करते दिखे ही, साथ ही मास्क भी गिने चुने लोगों के चेहरे पर ही नजर आया। वाराणसी के घाट तो लोगों से ऐसे भरे कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची। यहाँ के देश और विदेश से
लाखों तादाद में लोग उपस्थित हुए हैं। कानपुर के सरसैया घाट पर भी सूरज उगते ही लोगों की भीड़ डुबकी लगाने उमड़ पड़ी। वहां भी कोरोना की अनदेखी करते सैकड़ों लोग पूजा पाठ में लगे नजर आए। वहां मौजूद पुजारी ने बताया कि इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से लोग यहां इकट्ठा हुए। हमीरपुर, राठ, महोबा, यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश जैसा ही नजारा पड़ोसी राज्य बिहार में भी देखने को मिला। वहां राजधानी पटना में गंगा घाट पर इतने लोग जमा हो गए कि संभालना मुश्किल हो गया। नदी में लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई, जिसे पकड़कर बहुत सारी महिलाएं गंगा स्नान करती दिखाई दी। और राजस्थान के दौसा में राज्य के मंत्री परसादी लाल मीणा के घर पर तोड़फोड़ की गई और बताया गया कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने 2 साल से लापता एक आदमी को खोजने की मांग करते हुए मंत्री के घर की ओर कूच कर दिया। लेकिन जैसे ही लोगों की ये भीड़ उनके घर के बाहर पहुंची, लोग बेकाबू हो गए। गुस्साए लोगों ने पहले तो वहां खूब हंगामा किया और जब इससे मन नहीं भरा तो वो लोग तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। सामने आई कुछ तस्वीरों में प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग मंत्री परसादी लाल मीणा के नाम लिखे बोर्ड को उखाड़ते हुए दिखाई दिए और इस दौरान मंत्री के घर की चौकसी बढ़ा दी गई और गेट पर भारी तादाद में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। प्रकाश पर्व पर पीएम ने तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम ने देश के नाम दिए गए अपने संबोधन में यह घोषणा की, जिसके बाद कृषि सुधारों का विरोध करने वाले किसानों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और कहीं नाच गाकर तो कहीं एक दूसरे का मुंह मीठा करा के इस बात की खुशी मनाई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करने वालों ने एक दूसरे को जलेबी खिलाई तो सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान भी फूले नहीं समाये। हरियाणा के अंबाला में तो किसान इतने खुश हुए कि एक दूसरे को लड्डू खिलाने के साथ साथ जमकर थिरके। किसानों के आंदोलन को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और कहा जा रहा है कि पीएम के ऐलान के बाद वो दिल्ली की सीमाओं से हट जाएंगे और आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन किसान संसद से कानून वापस लिए जाने तक इंतजार करने के पक्ष में नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और यह ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाएंगे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यह ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर अफसोस जताया कि वो किसानों के एक तबके को इन कानूनों की खूबियां नहीं समझा पाए। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पीएम ने साफ कर दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले ये बीजेपी का बड़ा दांव है, क्योंकि इससे उसे पश्चिमी यूपी में फायदा हो सकता है। इस बीच इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस फैसले को चुनाव से जोड़ दिया और प्रियंका गांधी ने 2 टूक बोला कि कृषि सुधार कानून यूपी चुनाव की वजह से वापस लिए गए। चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। इस बीच राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि कानूनी तौर से तीनों कानून वापस लिए जाने के बाद ही किसान बॉर्डर खाली करेंगे। ये नहीं कि घोषणा करके किसान चले गया, पार्लियामेंट में जाएगा, वहां से इसको वापसी हो लीगली रूप से। किसान एमएसपी और मंडियों जैसे मुद्दों पर तीनों कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे थे और सुलह के लिए उनकी सरकार के साथ कई बार बातचीत भी हुई। इस बीच कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद अकाली दल ने फिर एनडीए में शामिल होने की संभावना को खारिज कर दिया। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने साफ किया कि अब उनकी पार्टी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी से गठबंधन जारी रहेगा। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में ही अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। दोबारा तो फिर कोई भाजपा ना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਠ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ बीएसपी ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर कुछ बदमाशों ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया और बताया गया कि हमला लूट के इरादे से किया गया था, जिसमें बदमाशों ने हमले के शिकार लोगों से 2 घड़ियां लूट ली। बदमाशों ने यह हमला तब किया जब कुछ लोग रात के अंधेरे में सड़क से गुजर रहे थे। तभी बदमाश पीछे से आए और एक आदमी पर चाकू और करंट लगाने वाले हथियार से हमला कर दिया। करंट लगने से एक आदमी जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरे आदमी पर भी हमला किया गया, वो भी जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद बदमाशों और 2 लोगों के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान एक आदमी सड़क की दूसरी तरफ खड़ा, जिसने हमलावरों से उन लोगों को छोड़ देने की अपील भी की। तभी पीछे से एक काली गाड़ी वहां पर पहुंची तो बदमाश कार में सवार होकर वहां से फरार हो गए। Call police! I'm calling the police!
अफ्रीकी देश सूडान में लोगों के मन में लोकतंत्र की चाहत इस कदर हिलोरे मार रही है कि 2 दिन पहले पुलिस की गोलियां खाने के बाद भी वो फिर सेना के शासन को चुनौती देने के लिए सड़कों पर उतर आए। सूडान में पिछले महीने सेना ने वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके तख्ता पलट कर दिया था। उसके खिलाफ 2 दिन पहले जब लोगों ने मार्च निकाला तो सुरक्षा बल की गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन तब भी अगले ही दिन लोग अपनी जान हथेली पर लेकर एक बार फिर राजधानी खर्तूम में लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने निकल पड़े। इस बार जब प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी गई तो वो भागे नहीं, बल्कि उन्होंने आंसू गैस के गोले उठाकर उल्टे पुलिस पर ही दे मारे। लोगों ने झाड़ियां और पत्थर रखकर सड़कें भी ब्लॉक कर दी। इस बीच सूडान में 2 दिन पहले हुए विरोध प्रदर्शन को किस तरह सुरक्षा बल ने कुचला, उसका सबूत पेश करता एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस से बचने के लिए एक गली में छिपे नजर आए। लेकिन जैसे ही गोलियां चली, भगदड़ और चीख पुकार मच गई। 2 दिन पहले हुए प्रदर्शन में गोलीबारी से 15 लोग मारे गए थे, जो कि सूडान में पिछले महीने हुए तख्ता पलट के बाद एक दिन में प्रदर्शनकारियों की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू वाईएसआर कांग्रेस के एक विधायक की टिप्पणी से इतना दुखी हुए कि मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े। पता चला कि विधानसभा में एक विधायक नायडू और उनकी पत्नी के बारे में अपशब्द कहे, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू मीडिया के सामने खूब रोए। वो जब अपनी बात कहने मीडिया के सामने आए तो उनका गला भर गया। वो इतना दुखी थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने रुके नहीं। इससे पहले उनके और उनकी पत्नी पर की गई टिप्पणी से खफा होकर उन्होंने विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया और ये कसम खाई कि अब वो सदन में तभी कदम रखेंगे जब सीएम बन जाएंगे। जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, जहां अपनी बात कहते कहते वो फफक कर रोने लगे। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण रहा, जो कि दोपहर 12:48 से शाम 4:17 तक रहा। हालांकि ग्रहण पूरी तरह करीब शाम 6 बजे खत्म हुआ। बताया गया कि 580 साल बाद यह सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण था, जो कि दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया, लेकिन भारत के बहुत कम हिस्सों में यह नजर आया। और इस ग्रहण के दौरान चांद का ज्यादातर हिस्सा पृथ्वी के साए में आ गया था। बताया जा रहा है कि आने वाले करीब 650 साल तक सदी के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण का यह रिकॉर्ड बना रहेगा, क्योंकि अब 8 फरवरी 2669 को इस तरह का चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में लोगों से उनका हाल जाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी का दौरा किया, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर कई लोगों से बात की, साथ ही मंदिर में आशीर्वाद भी लिया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। आर्यन खान मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने हाजिरी लगाई। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए हर शुक्रवार एनसीबी के सामने पेश होने को कहा था। यूपी की अनाज मंडियों में फसल की खरीदारी को ऑनलाइन कर दिया गया। शाहजहांपुर के कई किसानों ने दावा किया कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी फायदा हुआ। जो भी बीच में बिचौलिए थे सर, इस चीजों पे खत्म हो गए। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया गया कि इस नई व्यवस्था से न सिर्फ किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिलती है, बल्कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो, इसका भी ख्याल रखा जाता है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पूरे के पूरे उपार्जन सिस्टम को, पूरे प्रोक्योरमेंट सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है। यूरोप के देश इटली में कुदरत का सितम देखने को मिला। वहां के सिराक्यूज शहर में तेज बारिश की वजह से आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए। दावा किया गया है कि दमकल कर्मियों ने बाढ़ में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए 300 से भी ज्यादा बचाव अभियान चलाए। और बताया गया कि खराब मौसम और बाढ़ की वजह से इटली के सिसिली द्वीप पर दक्षिण पूर्वी तट बर्बाद हो गया, जबकि बाढ़ का पानी शहर ही नहीं सड़कों पर भी तेजी से बहता हुआ दिखा, जिसमें एक कार फंसी हुई नजर आई। शहर के कई इलाकों में पानी और कीचड़ भर गया, जिसमें कई मकान और बसें कुछ फीट तक डूबी हुई दिखी। कई मकानों की पहली मंजिल में भी बाढ़ का पानी घुस गया और बताया गया कि बाढ़ से उस इलाके में बड़ा नुकसान हो गया है। मुंबई के विलेपार्ले इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कई मंजिलों वाली एक इमारत में भयानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से इमारत के पास मौजूद बाजार को बंद कर दिया गया।
लेकिन तब तक आग ने इमारत की 2 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया था। बेसमेंट और पहली मंजिल में लगी आग से निकले धुएं का गुबार इमारत के ऊपर तक दिखाई दिया। आग कितनी भयानक थी उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धुएं की मोटी चादर कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी, जबकि धुआं काफी दूर तक फैलता नजर आया। आग को बुझाने के लिए वहां दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मी क्रेन की मदद से ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और इमारत का शीशा तोड़ते नजर आए। बताया गया कि जिस जगह आग लगी वो एक मॉल था। इसकी खबर मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं मिली। और जयपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां करीब 100 फीट गहरे कुएं में गिरे एक तेंदुए का रेस्क्यू किया गया और बताया गया कि ये तेंदुआ एक दिन पहले ही जंगल से भटक कर इस कुएं में जा गिरा था, जिसकी जानकारी गांव वालों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत कर उस तेंदुए को कुएं से बाहर निकाल लिया। बताया गया कि इसके लिए उन्हें तेंदुए को बेहोशी वाला इंजेक्शन देना पड़ा, क्योंकि रेस्क्यू के दौरान वो काफी आक्रामक हो गया था। कुएं से निकालते ही उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। हालांकि काफी देर बाद वो पूरी तरह होश में नहीं आया था। खबर है कि गहरे कुएं में गिरने की वजह से उसे कई गहरी चोटें भी आई हैं, जिसे देखते हुए पहले उसका इलाज किया जाएगा और उसके बाद ही उसे जंगल में ले जाकर छोड़ा जाएगा। बाढ़ और कीचड़ के सैलाब का कहर झेलने वाले कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सेना को मैदान में उतार दिया गया। हालांकि अब वहां भारी बारिश तो रुक गई है, लेकिन हालात कुछ खास सुधरे नहीं है। ऐसे में मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को काम पर लगाया गया और जवानों का एक जत्था मिशन पर रवाना हो गया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से इस बार जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें बादल तो शांत दिखे, लेकिन हर तरफ पानी का डेरा नजर आया। सड़कें तक टूटी दिखी। यहां तक कि एक तस्वीर में गायें भी पानी से भरे एक बाड़े में किसी तरह गुजारा करती नजर आईं। हालांकि बारिश थमने के बाद वहां राहत बचाव का काम तेजी से होता नजर आया। और उत्तर अमेरिका के देश मेक्सिको से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां टपाचुला शहर में राष्ट्रपति ने जब अपने देश में मौजूद शरणार्थियों को बातचीत पर बुलाया तो सड़कों की सूरत ही बदल गई। हजारों लोग अपने सिर पर सामान रखकर सड़कों पर उतर आए और बताया गया कि मेक्सिको शरणार्थी संकट से काफी वक्त से जूझ रहा है, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने शरणार्थियों को अलग से मेक्सिको के दक्षिणी हिस्से में जगह देने का फैसला लिया था। लेकिन वहां रोजगार के साधन न होने की वजह से प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया, जिनसे निपटने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया गया। यूपी के आगरा में कृष्ण की भक्ति से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक पुजारी ने कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल का जिला अस्पताल में इलाज करवाया। मंदिर के पुजारी का दावा है कि पूजा करने के दौरान उनके हाथ से लड्डू गोपाल की मूर्ति गिर गई थी, जिससे उसका हाथ टूट गया। इससे पुजारी इतना दुखी हुआ कि लड्डू गोपाल की मूर्ति को टोकरी में रखकर जिला अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर से उनका इलाज करने की गुहार लगाने लगा। लड्डू गोपाल के लिए पुजारी की भक्ति देखकर वहां कई लोग जुट गए। डॉक्टर ने भी पुजारी के जज्बात का ख्याल रखा और लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपने हाथों में लेकर उनका इलाज शुरू कर दिया। मूर्ति का टूटा हाथ वैसे ही जोड़ा गया जैसे किसी इंसान की हड्डी टूटने पर उसे जोड़ा जाता है। हमसे यहाँ पट्टी बनवाने आए थे तो हमने पट्टी बांध दी। इलाज के बाद पुजारी ने लड्डू गोपाल की मूर्ति को वापस टोकरी में रखा और पहले की तरह सजा दिया। मूर्ति का इलाज हो जाने के बाद पुजारी ने राहत की सांस ली। तो हो गया, तो खुश हो जाइए। बताया गया कि लड्डू गोपाल की मूर्ति के इलाज के लिए बाकायदा उनके नाम का पर्चा भी बनवाया गया और इलाज में कोई कसर न रह जाए, इस बात का खास ख्याल भी रखा गया। और ब्रिटेन की वायुसेना ने इको फ्रेंडली ईंधन से दुनिया की पहली हवाई उड़ान भरने का दावा किया है। इस उड़ान का वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में ब्रिटेन की वायुसेना की रिसर्च टीम विमान को उड़ाती हुई नजर आई। सिंथेटिक ईंधन से भरा हवाई जहाज तुरंत आसमान में पहुंच गया और वहां आराम से उड़ता हुआ दिखा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सिंथेटिक ईंधन से विमान उड़ाने का ये कारनामा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तेल कंपनी सऊदी अरामको के साथ O2C सौदे पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। रिलायंस ने एक बयान जारी करके कहा कि दोनों कंपनियों ने भारतीय फर्म के नए ऊर्जा कारोबार में प्रवेश के मद्देनजर प्रस्तावित निवेश का फिर से मूल्यांकन करने पर विचार किया है। रिलायंस ने रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कारोबार में 20% हिस्सेदारी बेचने के प्रस्तावित $15 अरब के सौदे का फिर से मूल्यांकन करने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को कहा कि हिस्सेदारी बिक्री के लिए बातचीत की खबर पहली बार अगस्त 2019 में आधिकारिक तौर पर सामने आई थी और इस बीच 3 सालों में रिलायंस ने वैकल्पिक ऊर्जा में $10 अरब का निवेश करके नए ऊर्जा कारोबार में प्रवेश किया। इसके मद्देनजर इस सौदे का दोबारा मूल्यांकन किया जा रहा है।
रिलायंस ने एक बयान जारी करके कहा कि कंपनी के व्यापार पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव होने की वजह से रिलायंस और सऊदी अरामको ने आपस में ये तय किया है कि दोनों पक्षों के लिए बदले हुए हालात में O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल तक के व्यवसाय में प्रस्तावित निवेश का फिर से मूल्यांकन करना फायदेमंद होगा। रिलायंस ने कहा कि O2C कारोबार को अलग करने के लिए NCLT में दी गई एप्लीकेशन को वापस लिया जा रहा है। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।